अच्छा, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इस टाइम स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, इस चीज़ को फ़िलहाल आप कोर्स से पहले मेरा दिखाने का आपको मकसद ये है कि जो हम बेसिक कोर्स करेंगे ना, उससे पहले आप लोगों में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि उनको ये चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत आगाही होगी और उनको अच्छी तरह ये चीज़ें सारी उनके साथ वो मतलब कन्वीनियंट होंगी, सारे जानते होंगे इनके बारे में, उनको थोड़ा-सा नॉलेज होगा। लेकिन जो लोगों ने बिल्कुल पहली दफ़ा इस चीज़ को देखा है, तो वो इस चीज़ों को देखें और आज देखेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की चीज़ है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो ये सारे के सारे जो सवालात हैं ना आपके, इंशाल्लाह ये बेसिक कोर्स करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि ये हमारे सामने एक फॉरेक्स का चार्ट खुला हुआ है, जो हमें फॉरेक्स मार्केट का व्यू डिपिक्ट कर रहा है। फॉरेक्स मार्केट का जो इस टाइम मार्केट का व्यू चल रहा है, ये हमें वो व्यू नज़र आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अब उसके साइड पे हमें मार्केट की प्राइसेस वगैरह कुछ नज़र आ रही हैं कि मार्केट में कुछ चीज़ों की प्राइसेस वगैरह नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा अपने मेन कोर्स की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होगा, इसमें हम जो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे एक वीक के अंदर। उसमें हम फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग, मार्केट साइज़, मार्केट स्ट्रक्चर, करेंसी सिंबल्स, करेंसी पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर्स, माइनर करेंसी पेयर्स, एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग क्या होती हैं और ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या-क्या होंगी इसमें, पिप्स और पिवट का फ़र्क, लेवरेज मार्जिन क्या होता है, बिड आस्क प्राइस क्या होती है, पोजीशन लॉट मैनेजमेंट क्या होती है, लॉट साइज़ेस क्या होते हैं, ब्रोकर के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह कि ब्रोकर अच्छा कौन-सा होता है, बेस्ट ब्रोकर का इंतखाब कैसे करते हैं, मार्केट को एक्सेस कैसे किया जाता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मार्केट पर असरअंदाज होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन यानी बाय सेल कैसे लगाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, रिस्क मैनेजमेंट टूल कौन-कौन से हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाया जाता है, और सेल लिमिट्स वगैरह जो हैं कैसे लगाई जाती हैं, बाय लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं। उसके बाद हम जो भी ट्रेड करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करते हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में और आगे डेमो अकाउंट क्रिएशन और बाकी चार्ट्स वगैरह ये आगे एडवांस लेवल की चीज़ें आ जाती हैं। खैर, लेकिन ये कि ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं 30 तक के टॉपिक जितने भी हैं सारे के सारे ये बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स का हिस्सा होंगे। इन तमाम के तमाम टॉपिक्स के बारे में आपको तफसील के साथ मुकम्मल आगाही दी जाएगी। कोशिश करेंगे अपने साथ जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, ताकि उनको जब दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़े डेमो अकाउंट के ऊपर, तो उनको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मसले मसाइल ना आए। ठीक है? अच्छा, अब इस तरह है कि फॉरेक्स मार्केट जो है बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना हमें ज़रूरी है कि ये फॉरेक्स मार्केट है क्या? कितनी बड़ी है? कहाँ पे वजूद है इसका? कहाँ पाई जाती है? कौन सा मुल्क इसको कंट्रोल कर रहा है? ये सारे वो सवाल होंगे कि जो हमारे ज़हन में गर्दिश कर रहे होंगे। तो इस तरह है कि हम लोगों ने ट्रेडिंग के बारे में सुना है, ट्रेडिंग कोई नया लफ़्ज़ नहीं है। अगर थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे आप लोग मौजूद होंगे तकरीबन माशाल्लाह से, तो उसमें ट्रेडिंग का अगर लफ़्ज़ी मतलब हम देखें तो ट्रेडिंग का लफ़्ज़ी मतलब होता है तिजारत का। और तिजारत की जो तारीख़ है, तिजारत की तारीख़ कोई इतनी नई तारीख़ नहीं है इसकी, तकरीबन 14-1500 साल पुरानी तारीख़ है इसकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले से तिजारत चलती आ रही है। तो तिजारत में क्या किया जाता था? तिजारत में हम लोग एक चीज़ को उठाते थे एक जगह से और उसको दूसरी जगह पे जाके सेल कर देते थे। ठीक है? मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तिजारत बेसिकली है क्या? ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ थी? तो इसी तरह दूसरे इलाके से कोई चीज़ उठाते थे, उसको अपने इलाके में लाके सेल कर दिया जाता था, और इस तरह ये तिजारत का पेशा जो है वो चलता था, और इस तिजारत को एक बिज़नेस का नाम दिया जाता था, और तिजारत को बिज़नेस समझा जाता था, और आज भी तिजारत को हम बिज़नेस ही कहते हैं, और आपने इसको एज़ अ बिज़नेस ही लेना है। इसको एज़ अ बिज़नेस ही समझना है, ठीक है? अब तिजारत वक़्त बदलता गया, वक़्त के साथ-साथ जिद्दत आती गई, करते-करते वक़्त यहाँ तक पहुँच गया कि कंप्यूटराइज़्ड दौर आने शुरू हो गए। तो तिजारत का जो थोड़ा-सा स्टाइल है ना वो चेंज हो गया, ठीक है? तिजारत का स्टाइल चेंज हुआ, चीज़ें जब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, आपको पता है कि आजकल जो ऑनलाइन का रिवाज है बहुत ज़्यादा हाई फाई हुई ऑनलाइन में। लोग खाना तक जो है वो ऑनलाइन मँगवाते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर लेते हैं, अपने कपड़े खरीदने हैं तो ऑनलाइन मँगवा लेते हैं चीज़ें वगैरह। तो अब वो चीज़ें सारी डिजिटलाइज़ हो चुकी हैं। आपने किसी को पेमेंट्स करनी है तो आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, हार्ड पैसे देने का चक्कर खत्म हो गया। पहले लोग बड़े-बड़े पैसों के बंडल्स उठाते थे, बैगों में डालते थे, 4-4 लोग उसको इकट्ठा करके सिक्योर करके तरीके से पहुँचा के आते थे, यार ये आपकी अमानत है, हम आपको पहुँचा रहे हैं। इसी तरह बैंक के अंदर जो कोई ट्रांज़ैक्शन करने जाता था, जमा कराने के लिए जाता था, तो बहुत एहतियात के साथ पैसों को किया जाता था। लेकिन आज ये सारे मसले मसाइल खत्म हो गए, क्योंकि डिजिटलाइज़ दौर हो चुका है। अब लोगों के हाथ में सारा कुछ सिस्टम ये आ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम जो आ चुका है। ठीक है? तो इसी तरीके से जो तिजारत है, जो ट्रेडिंग है ना, उसका स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है? तो पहले तिजारत फिज़िकली की जाती थी, लोग करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज कुछ पार्ट इसका जो है वो फिज़िकली किया जाता है। लेकिन इसके जो सारे मामलात हैं ना लेन-देन के, वो ऑनलाइन हो चुके हैं, वो डिजिटलाइज़ हो चुके हैं, ठीक है? आपने किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदी है, तो आप उसको जब पेमेंट करेंगे, वो यहाँ से उस बैंक में और उधर जहाँ भी उसको शिफ्ट करनी है, वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगी, उसको उसकी पेमेंट वसूल हो जाएगी उसके अकाउंट के अंदर। ठीक है? तो इसलिए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सी है, ये सारी की सारी ऑनलाइन की जाती है, ठीक है? बाकी होती क्या है, ये आपको बाद में बता देंगे होती क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है? अभी आप सुनेंगे फॉरेक्स मार्केट क्या है? ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और आप देखते हैं कि अगर सब्ज़ी की मार्केट है, तो उसमें सब्ज़ी की खरीदो-फरोख्त होती है, सोने की मार्केट है, तो सोने की खरीदो-फरोख्त होती है, अगर गल्ले की खरीदो-फरोख्त है, तो गल्ला मंडी है उसके लिए। इसी तरह हर चीज़ की, अगर ऑयल की मार्केट है, तो उसमें ऑयल की खरीदो-फरोख्त होती है। इस तरह सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अपनी मार्केट के अंदर कंसर्न करती हैं। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इस फॉरेक्स मार्केट में भी हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं। तो इसलिए ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको आगे जाके मैं इसका बताऊँगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें कितना पैसा रोज़ाना की बुनियाद पे सर्कुलेट होता है। तो फिलहाल आपने इसके नॉलेज पर्पज़ के लिए सिर्फ रखना है कि दुनिया में इसके बराबर की मार्केट कोई नहीं है। जितनी बड़ी ये मार्केट है, दुनिया में इसके बराबर की मार्केट कोई नहीं है। जब ये मार्केट इतनी बड़ी है, तो आप सोचेंगे इसमें बिज़नेस कितना ज़्यादा होता होगा। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि फॉरेक्स मार्केट स्पेसिफिकली जो है, पहले एक्सचेंजिंग इसमें होती थी सिर्फ करेंसीज़ की, लेकिन अब चूँकि दौर मॉडर्न आता जा रहा है, दिन ब दिन मैंने कहा सिस्टम डिजिटलाइज़ होता जा रहा है, तो अब इसमें आप कमोडिटीज़ वगैरह, इसमें आप इंडेक्सेस वगैरह, इसमें बॉन्ड्स वगैरह, इसमें क्रिप्टो वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? खाली एक्सचेंज तक ये महदूद नहीं रह गई, ये बहुत वास्ट हो चुकी है, अपना इसका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद
इस मार्केट के बारे में आपको बताते चलें कि फॉरेक्स मार्केट जो है, ये हाईली लिक्विड मार्केट है। अब सवाल पैदा होता है नए सुनने वालों को, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विड क्या होता है? लिक्विडिटी को अगर आपको मैं आसान ज़बान में समझाऊँ तो लिक्विडिटी ये होती है कि हमारा एक दूसरे मुल्क के साथ कोई खरीदो-फरोख्त का मामलात हैं, जैसे हम अमेरिका से कुछ चीज़ मँगवाते हैं, हम जापान से कुछ चीज़ मँगवाते हैं, हम चाइना से कुछ चीज़ मँगवाते हैं, तो हम उसके साथ बड़े लेवल की ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है? बड़े लेवल की ट्रांज़ैक्शन करते हैं। तो जब ये मार्केट के अंदर ट्रांज़ैक्शन होती है ना, मार्केट के अंदर जो हम खरीदो-फरोख्त करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से करेंसी खरीदनी है। जैसे अमेरिका ने डॉलर देने हैं किसी को, उसके बदले पाउंड लेने हैं। इसी तरह चाइना ने कोई अपनी करेंसी देनी है, तो उधर से उसने यूरो खरीदने हैं। अब यूरो ने पाउंड खरीदने हैं। इस तरह एक-दूसरे से ट्रांज़ैक्शन होती है, तो उसकी वजह से ये मार्केट में जब खरीदो-फरोख्त होती है पेयर्स की, तो उस वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, ठीक है? तो जब लिक्विडिटी क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, तो फिर बाकी छोटे-मोटे ताजे जो होते हैं वो भी इस लिक्विडिटी का फ़ायदा उठाते हैं। ये लिक्विडिटी पूल बनते हैं पूरे के पूरे, अरबों-खरबों रुपए की मालियत जो है वो ट्रांज़ैक्शन एक-दूसरे के साथ मुल्क करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आपको पता है कि खरीदो-फरोख्त तो हर जगह पे चल रही होती है। जैसे अभी एक मेरी दुकान है, दुकान में मैं कोई भी बिज़नेस करता हूँ, कॉस्मेटिक का करता हूँ, किसी भी चीज़ का करता हूँ, तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे जाता हूँ, अपनी दुकान खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि आज मेरी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं और रात को बंद करके देखूँगा सुबह मैंने इतनी-इतनी चीज़ों की डिमांड देनी है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो उसकी डिमांड देता हूँ अपने पीछे कॉन्ट्रैक्टर को, जो भी मेरा सप्लायर होता है उसको बताता हूँ कि मुझे इतनी चीज़ें आपने पहुँचा देनी है, ये चीज़ें मेरे इतने कम है। और वो पीछे जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रही होती है, जो प्रोड्यूसर होता है, यानी फैक्ट्री होगी, कोई मिल होगी, कोई कंपनी होगी बनाती होगी वो चीज़ें, तो उसको भी तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। तो वो रॉ मटेरियल कभी-कभार तो पाकिस्तान में या हम जिस मुल्क में बैठे हैं वहाँ अवेलेबल होगा, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो से होंगे वो उसको बैरूनी मुल्क से मँगवाने पड़ेंगे। तो वो अपनी ऑनलाइन डिमांड डाल देगा दूसरे मुल्क को। जब वो दूसरे मुल्क को डिमांड डालेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब वहाँ से वो चीज़ मँगवाएँगे तो उसके बदले पेमेंट्स तो करेंगे। तो वो पेमेंट्स जब उसको ट्रांसफर करेंगे ऑनलाइन, यहाँ से वो अब अमेरिका से कोई चीज़ अगर मँगवाई है तो उसको पेमेंट हमें अमेरिकन रुपीज़ में करनी है, डॉलर में करनी है। पाकिस्तानी रुपीज़ में पेमेंट नहीं लेगा वो। तो हम क्या करेंगे, उसको थ्रू एक्सचेंजिंग सिस्टम के ज़रिए उसको डॉलर शिफ्ट कर देंगे, आपकी चीज़ हमारे पास पहुँच गई है। इसी तरह अगर हमने किसी और मुल्क से कोई और चीज़ मँगवानी है, तो उसके मुल्क की जो करेंसी कंसर्न होगी, जैपनीज़ येन है तो उसके ज़रिए मँगवाएँगे, यूरो है तो उसके ज़रिए मँगवाएँगे, तो हम उसकी कंसर्न उस करेंसी जो सी है वो हम उसको दिया करेंगे। तो ये इस तरीके से सिस्टम जो है वो खरीदो-फरोख्त का चलता है, इस तरीके से ये ट्रेडिंग जो सी है ये चल रही होती है। लेकिन हमें पता नहीं होता इसके बारे में, या कि हम लोग भी इसके अंदर हिस्सा डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। पहले-पहले होता था सिर्फ बैंक इसके अंदर ट्रेडिंग करते थे, करेंसी की खरीदो-फरोख्त करते थे कि और छोटे-मोटे ताजे जो हैं, ये छोटे-मोटे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। ठीक है? तो अब आपको थोड़ी-सी डेफिनेशन में बता दूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सी है वो फॉरेक्स क्या चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है? फॉरेक्स 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, जिसमें शुरू में पहली लाइन अगर आप पढ़ें कि सिंपल फॉरेक्स 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। फॉरेक्स में एक पहला लफ्ज़ फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज। ठीक है? पहला लफ्ज़ फॉरेन और दूसरा एक्सचेंज। अगर आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान से बाहर जितने मुल्क भी हैं, चाहे वो 100 हैं, 200 हैं, जितने मुल्क भी हैं, वो क्या कहलाएँगे आपके मुल्क के लिहाज़ से? बैरूनी ममालिक। अगर इंग्लिश में कहें तो फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है? अब फॉरेन कंट्री जितने भी हैं, उन सब के मुल्क का कोई ना कोई लोकल करेंसी वहाँ की होगी। जैसे पाकिस्तान का रुपया है, इंडिया का इंडियन रुपीज़ है, बांग्लादेश का टका है, अफ़गानी का अफ़गानी है, इसी तरह जापानीज़ का येन है, यूरो है, पाउंड है, करेंसी बेतहाशा जितने ममालिक हैं सबकी अपने मुल्क की कोई ना कोई करेंसी है। टर्किश लीरा है तुर्की का। तो ये तमाम की तमाम करेंसी जो सी हैं, ये एक दूसरे के साथ जब भी कोई ट्रेड करेंगी, जब भी तिजारत करेंगी, तो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके उस मुल्क की करेंसी के अंदर उनको पेमेंट्स करेंगी। अगर हमने किसी से ट्रेडिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दे दी है, तो हम भी उस मुल्क जिस मुल्क से खरीदारी करेंगे, जिस मुल्क से ट्रेड करेंगे, उसको उसके मुल्क की करेंसी में पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का मजमूआ है। ठीक है? अब फॉरेक्स का लफ्ज़ जब भी आपके पास आएगा आगे पूरे कोर्स के अंदर, तो आपने सिंपली समझ लेना है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी बैरूनी मुल्कों के साथ हमारी जो भी एक्सचेंजिंग हो रही है, चाहे वो पैसे की मद में हो रही है, चाहे वो कमोडिटीज़ की मद में हो रही है, चाहे किसी और मद में हो रही है, ये उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है? अच्छा, अब एक हमारे पास ये चीज़ है नॉलेज में कि आपको मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसके साथ दुनिया में किसी भी मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए तो वो इसके बराबर नहीं आ सकती। दूसरा, ये दिन ब दिन मार्केट और अपना एक्सपैंड करती जा रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसके बराबर ना पहले कोई मार्केट है और ना अब दोबारा कोई मार्केट इसके बराबर कोई एस्टैब्लिश हो सकती है फिलहाल। ठीक है? क्रिप्टो मार्केट क्योंकि तरक्की कर रही है, लेकिन इस लेवल की तरक्की नहीं कर रही जितनी ये मार्केट तरक्की कर चुकी है। अब आते हैं कि मार्केट जो है, इस मार्केट का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम से मुराद ये है कि इस मार्केट में रोज़ कितना बिज़नेस होता है। रोज़ाना की बुनियाद पे कितना बिज़नेस होता है, कितनी खरीदो-फरोख्त होती है। तो एक अंदाज़े के मुताबिक जो एवरेज फिगर दिया गया है, चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहती हैं, लेकिन एवरेज जो दी जाती है ना, वो पूरे साल की, महीने की कह लें, तो वो तकरीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर, 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का रोज़ कारोबार होता है इसके अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है? मैं आपको किसी ये सब्ज़ी मंडी, गल्ला मंडी, ये सब चीज़ों की मार्केटों की बात नहीं कर रहा, वो एक साइड पे हैं, वो इनके अलावा हैं। और इससे और तमाम मार्केटों का कैपिटल अगर जमा कर दिया जाए, तो फिर भी इससे बहुत कम है वो। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी, अगर आप इसके वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं ना लोग, पाकिस्तानी के भी कितने सिफ़र लगाएँगे बनेगा, तो मैंने आपके लिए पहले ही लगा के रखी है, स्क्रीन में नज़र आ रही है। 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि 66 खरब डॉलर, 66 खरब डॉलर। ठीक है? तो आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरे साल का जो बजट है ना, पाकिस्तान का पूरे साल का बजट, जो पूरे मुल्क को चलाने के लिए पूरे साल के लिए पैसा चाहिए, वो 3 ट्रिलियन डॉलर चाहिए होता है। 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ओनली 3। और इधर एक दिन में कितना पैसा ट्रांज़ैक्शन हो रही है, कितने पैसों का वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का। तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है? ये किसी किस्म का कोई फेक बिज़नेस नहीं है, ये किसी किस्म का कोई आज ही इजाद नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुंसलिक होते जा रहे हैं और गाहे-बगाहे जिन लोगों को नहीं पता था वो देखते हैं, वो सीखते हैं, उसमें वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। क्योंकि इतना बड़ा बिज़नेस है, तो एक ना एक दिन सीखते-सीखते बंदे को ये करना आ जाता है कि ट्रेडिंग में हमने कहाँ से खरीदना है, कहाँ से बेचना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंसान को आ जाती हैं। सिस्टम ऑनलाइन है, तो आप घर बैठे सहूलत है, आप इसको सीख सकते हैं। प्रैक्टिस भी घर बैठे कर सकते हैं, किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दफ्तर जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉरेक्स मार्केट का जो वॉल्यूम है डेली का, वो 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर रोज़ पैसा इसमें सर्कुलेट होता है। दूसरा, मार्केट खुलती कब है, इसकी मार्केट के आवर्स क्या हैं, कौन से टाइमिंग है, किस टाइम खुलती है, किस टाइम बंद होती है, ये पता होना चाहिए आपको बेसिक कोर्स करने वालों को कि मार्केट 24 घंटे खुली हुई है, 5 दिन खुली हुई है, हफ्ते के 5 दिन, पीर से लेके पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। जुमे की रात 3 बजे तक ये मार्केट ओपन होती है, जुमे की रात 3 बजे मार्केट क्लोज़ होती है और फिर सैटरडे और संडे की रात दोबारा 2 बजे ओपन हो जाती है। ठीक है? 1 या 2 बजे कह लें। तो आप ये देखें कि 24 घंटे खुली हुई मार्केट, क्योंकि बिज़नेस इतना ज़्यादा है इसके अंदर, तो 24 घंटे खुली हुई है। और उसके बाद आप इस मार्केट में चाहे पाकिस्तान से बैठ के, हमारा पाकिस्तान एक लकीली ऐसा मुल्क है जिसमें आप सारे ट्रेडिंग सेशन को जो है ना वो अटेंड कर सकते हैं। मैं आगे जाके बताऊँगा कि कैसे अटेंड कर सकते हैं, कि आप चाहे सुबह उठ के फजर की नमाज़ के बाद ट्रेड चेक करना चाहें, ट्रेड लगाना चाहें, ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर दोपहर की लंच ब्रेक होगी, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो लंच ब्रेक के अंदर करना चाहें तो इसको अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, मार्केट का व्यू कर सकते हैं। अगर शाम को आप 5 बजे 4 बजे ऑफिस से आ रहे हैं तो इसका व्यू कर सकते हैं। रात को खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पे बैठ के इसको अपने मोबाइल से व्यू कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए सहूलत है।
दूसरा मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में जो कैपिटल है ना, इसका मार्केट का जो मार्केट की वर्थ है पूरी की पूरी, वो बाकी दुनिया की जितनी मार्केट है उन सबको अगर जमा कर लेना तो वो इससे फिर भी कम है, वो इससे फिर भी कम है। तो इसकी जो टोटल कैपिटल है वो 2.4 क्वाड्रिलियन है। ये ट्रिलियन से भी ऊपर की बात चली जाती है, ट्रिलियन से भी ऊपर की बात चली जाती है। 2.4 क्वाड्रिलियन डॉलर्स इसकी टोटल कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मैंने आपको पहले बताया, शुरू में थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है। तो लिक्विडिटी इसके अंदर बड़े-बड़े बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है, सेंट्रल बैंक ऑफ टोक्यो है, सेंट्रल बैंक ऑफ जर्मनी है, और भी बाकी बड़े-बड़े बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो करोड़ों अरबों का कारोबार इसके अंदर करते हैं। कारोबार से मुराद ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एक्सचेंजिंग करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बहुत बड़ी-बड़ी फर्म्स बनी हुई हैं दुनिया के अंदर, जो ट्रेडिंग सिस्टम को चला रही हैं, अपने करेंसीज को खरीदती हैं, खरीद के उसको रिजर्व रखती हैं, जब फिर थोड़ी सी करेंसी की प्राइस उनको बेटर लगती है, इसको सेल आउट करती हैं, और इस तरीके से ये पैसे की सर्कुलेशन चलती रहती है और मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है। तो ये मार्केट के लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जिसमें बैंक्स हैं और हेज फंड इंस्टीट्यूट और इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं, रिटेल ट्रेडर भी होते हैं इसके अंदर। लेकिन ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होते हैं ना, वो बड़े लेवल के ट्रेडर्स होते हैं और बड़े लेवल के बैंक्स और इंस्टीट्यूट और फर्म्स वगैरह होती हैं, जो इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। लिक्विडिटी को अगर सिंपल समझ आ जाते हैं, बार-बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि पैसे का फ्लो इसके अंदर जो है ना, वो इसकी बेसिकली लिक्विडिटी है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है ना, वो ही इसकी लिक्विडिटी है। ट्रेडिंग हो रही है तो लिक्विडिटी है। अगर ट्रेडिंग बिल्कुल रुक गई है, जीरो है, नो, इधर से पैसा उधर भेज रहा है ना, उधर से इधर भेज रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में कोई वोलेटिलिटी भी नहीं है और लिक्विडिटी भी नहीं है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिए मार्केट जो है, इस मार्केट की डेप्थ, मल्टीपल लेवल ऑफ लिक्विडिटी एंश्योरिंग दैट द ट्रेडर कैन एग्जीक्यूट क्विकली एट अ फेयर प्राइस। क्या मतलब इस सेंटेंस का बनता है? मार्केट की डेप्थ के लिहाज से बात करते हैं। कहते हैं कि मार्केट जो सी है, वो इसमें आपको हर जगह पे मौका मिलता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने मार्केट के इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल पे नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट हर हर मौके पे, हर सेकंड में आपको इजाज़त देती है कि आप इसके अंदर ट्रेड करें। ठीक है? हर लेवल पे, चाहे मार्केट टॉप पे है, चाहे बॉटम पे है, चाहे मिडल में है, जिस भी जगह पे है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद टाइट स्प्रेड क्या आता है? तो स्प्रेड जो है वो आगे हमारा टॉपिक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि स्प्रेड क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझ लें कि कोई भी चीज़ होती है, उसकी मार्केट में प्राइस होती है। हम प्राइस को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक कीमत खरीद होती है उस चीज़ की, एक कीमत फरोख्त होती है। एक आम दुकानदार चीज़ पीछे से खरीद के लाता है और आगे 2 रुपए 3 रुपए रख के उसको बेचता है, यही करता है। तो ये सेंटर में जो पीछे कीमत खरीद और आगे लोगों की कीमत फरोख्त, इसके दरमियान का जो मुनाफा उसने रखा है, इसको कहते हैं स्प्रेड। ये फिलहाल स्प्रेड वक्ती तौर पे इतना आप समझ लो। ठीक है? बाकी फॉरेक्स मार्केट में इसकी थोड़ी डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन स्प्रेड को मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बताया। बाकी आगे जाके स्प्रेड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्प्रेड कहते हैं किसे आपको। ठीक है ना? पार्टिसिपेंट मैंने पहले बताया कि मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन-कौन से होते हैं, वो आपको दोबारा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मेरा ख्याल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता चल गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स मार्केट का पता चल गया कि मार्केट कितनी बड़ी है, पैसा भी बड़ा फ्लो हो रहा है इसके अंदर, बहुत सारे मुल्क इसके अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो सारे के सारे ममालिक तकरीबन अपने लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो अब इतनी बड़ी मार्केट का क्या हमें कोई बेनिफिट है? हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं? अगर उठा सकते हैं तो कौन-कौन से बेनिफिट उठा सकते हैं? हमें इसके फायदे बताए जाएँ। ठीक है ना? आप में बहुत सारे लोग नए होंगे, तो वो ये कहेंगे कि ठीक है, आपकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई है, मार्केट का भी समझ आ गई, बहुत बड़ी है, तो फायदे क्या हैं? ठीक है, सवाल ये पैदा होता है, फायदे क्या हैं? तो फायदे इसके बेतहाशा हैं, लेकिन आपको जो सीधा-सीधा फायदे हैं, मैं वो उसके बारे में थोड़ी-सी आगाही देता हूँ कि आप इस मार्केट से कौन-कौन से फायदे उठा सकते हैं। ठीक है? ये आपको मैं चंद फायदे बता रहा हूँ, फायदे इसके अलावा बेतहाशा हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि इसमें डिफरेंट ट्रेडिंग ऑप्शन मिलते हैं आपको। डिफरेंट ट्रेडिंग ऑप्शन का मतलब क्या है? ठीक है? आपने इसमें जब अकाउंट खोलना है, अपनी पसंद से जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितनी भी करनी है, वो आपकी अपनी ऑप्शन है। उसके बाद आपको बेतहाशा रास्ते मिलते हैं कि अगर आप करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी करेंसी की खरीद-फरोख्त करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट इजाज़त देती है कि आप कर सकते हैं, उसी अकाउंट के अंदर, जितने का आपने अकाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंसी में नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मुझे इसकी पसंद नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, तो फिर आपको कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रेड करने का मौका मिलता है। कमोडिटीज़ मीन सोना है, चांदी है और इस तरह की बहुत सारी धातें हैं, प्लेटिनम है और प्लेटिनम वगैरह, सिल्वर है, उस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह आप, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता, तो फिर आपको एनर्जीज़ का ऑप्शन मिलता है इसमें, आप ऑयल है, गैस है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, नेचुरल गैस वगैरह, तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, इसी फॉरेक्स मार्केट में, उसी अकाउंट के अंदर रहते हुए। ठीक है? अकाउंट आपने एक ही खोला है फॉरेक्स मार्केट में, लेकिन आपको देखिए कि ट्रेड करने के लिए कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग पसंद करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आप कह रहे हैं क्रिप्टो का दौर चल रहा है, मैं क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो क्रिप्टो पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यानी कि ये मार्केट आपको सहूलत फराहम करती है कि आप एक ही मार्केट में, एक ही टाइम में, एक ही अकाउंट के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। आप एक वक़्त में करें, एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 जगहों पे ट्रेड कर सकते हैं। एक वक़्त में आप उसी अकाउंट से करेंसी को भी ट्रेड कर रहे हैं, आप क्रिप्टो को भी ट्रेड कर रहे हैं और भी आप बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉरेक्स मार्केट का। बाकी किसी मार्केट में ये सहूलत आपको मुयस्सर नहीं है। अगर आप सब्ज़ी मंडी में बैठे होंगे, तो आप वहाँ पे सिर्फ सब्ज़ी की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप सोने की मार्केट में बैठे हैं, तो वहाँ सिर्फ सोना, चांदी की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप ऑयल की मार्केट में बैठे हैं, तो ऑयल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। वहाँ बैठ के आप करेंसी की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मार्केट आपको बेनिफिट देती है कि आप इसमें जिस चीज़ पे चाहें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया? दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पैसे का फ्लो होता है, तो आम छोटे-मोटे ताज़ा लोग भी इसमें ट्रेड करके अपना अर्न कर सकते हैं। सीखने के बाद ट्रेडिंग करने से छोटी-मोटी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी रही बात एक्सेसिबिलिटी की, मार्केट को एक्सेस हम किस टाइम कर सकते हैं, तो इसमें मैंने बता दिया कि रिटेल ट्रेडर कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब सेंटेंस क्लियर कर देता है आपको कि आपको कोई ताजिर बनने के लिए ना, ताजिर बनने के लिए शर्त नहीं है कि अमीर होना ज़रूरी है। ये पहले होता था कि बैंक करते थे ट्रेडिंग, अब वो ज़माना नहीं रहा। आपको कोई अमीर होना शर्त नहीं है। आपको कोई गरीब होना इसमें वो नहीं है कि आप अमीर हैं, गरीब है, ट्रेडिंग कर सकते नहीं कर सकते। आपको अगर अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया है और उसमें सूझ-बूझ के फैसले करने की इस्तात है, तो आप ट्रेडिंग के प्रोफेशन में आ सकते हैं। आप ट्रेडिंग के बिज़नेस को कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप इस मार्केट में एक्सेस जो है वो 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं। हफ्ते के 5 दिन मार्केट खुली है, जिस टाइम आप दिल करता है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सुबह कॉलेज में, शाम को ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस मैन हैं, सुबह की ड्यूटी है, शाम को आकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है, तो आप दिन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको एक्सेसिबिलिटी मार्केट की किसी और मार्केट में नहीं मिलती। देखिए आप पाकिस्तान में नज़र दौड़ाएँ, पाकिस्तान की रहायशी नज़र दौड़ाएँ, अगर बाहर के मुल्कों में भी हैं, तो दिन-दिन में ट्रेडिंग होती है, दिन-दिन में काम होता है, दिन में धंधा होता है। किसी भी जगह पे आप देखें, दफ्तर खुले तो दिन में खुले में, रात को बंद है। अगर मार्केटें खुली हैं, कुछ रात को खुलती हैं, तो सुबह बंद होती हैं, सुबह खुलती हैं, तो रात को बंद होती हैं। तो वो टाइम फ्रेम की वो पाबंद है। उस टाइम फ्रेम के अलावा वो आपको कारोबार नहीं कर सकती। अगर आपने किसी शॉपिंग मॉल में अपनी शॉप ले ली है, आपका दिल करता है यार मैं इसको 24 घंटे खोलूँ, लेकिन शॉपिंग मॉल परमिट नहीं करता, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? मजबूर हैं, उसके फैसले पे अमल करना पड़ेगा। तो मालिक ने कहा है कि नहीं खोल सकते आप। लेकिन इस मार्केट में आपको एक्सेसिबिलिटी 24 घंटे की मिलती है और आप इसको थोड़े से अमाउंट के साथ, थोड़े से अकाउंट के साथ इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट आपको जो है ना, मार्केट में आप जब अकाउंट खोलते हैं तो आप अकाउंट हमेशा एक ब्रोकर के जरिए खोलते हैं। मार्केट में जो अकाउंट खोलते हैं एक ब्रोकर के जरिए खोलते हैं और इस ब्रोकर के जरिए आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज मैंने सामने आपकी फिगर बनाई हुई है, फिगर नजर आ रही होगी आपको। इस तस्वीर में एक साइड पे $1000 लिखा हुआ है और एक साइड पे ये देखें आपको $1000 ये नजर आ रहा है ये, और दूसरी साइड पे आपको $10,000 नजर आ रहा है और नीचे आपको लेवरेज लिखा हुआ नजर आ रहा है 1:10 या 10:1 कह लें, जो भी इसको कह लें। इसका मतलब क्या है? ये जो लेवरेज लिखा हुआ है ना, ये आपको ब्रोकर की तरफ से मिलता है। ब्रोकर ऐसे बंदे को, ऐसी फर्म को कहते हैं जो आपका अकाउंट ओपन करता है अपने साथ और आपको मार्केट तक रसाई देता है, फॉरेक्स मार्केट तक रसाई देता है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? और वही आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। ये एक छोटी सी मिसाल 1:10 के हिसाब से दी है। ये 1:100 भी हो सकती है, 1:200 भी हो सकती है, 1:500 भी हो सकती है, 1:1000 भी हो सकती है, 1:2000 भी हो सकती है, ठीक है? लेवरेज ब्रोकर की मर्जी है वो आपको कितना दे दे। अब लेवरेज होता किस लिए है? लेवरेज किस लिए होता है? लेवरेज इसलिए होता है कि आपके पास अकाउंट में $1000 है, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसकी कीमत जो है वो आपके अकाउंट से बड़ी है। मिसाल के तौर पे किसी की चीज़ की कीमत जो है वो $2000 है या $2500 है, तो आप 1000 में उसके ऊपर खरीदारी तो नहीं कर सकते ना। तो फिर आपको वो ब्रोकर लेवरेज देता है कि आप उस लेवरेज की वजह से, यानी 1000 आपके पास है, उसने 10 का लेवरेज दिया तो आपका वो पैसा 10,000 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा यानी कि। अगर उसने 100 दिया है तो ये आपका 100 मल्टीप्लाई 100, 1000 मल्टीप्लाई 100 यानी 1 लाख हो जाएगा। तो आप 1 लाख से उस 2000 वाली चीज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अगर लेवरेज नहीं है, लेवरेज 1:1 ही है, तो फिर 1000 की वजह से आप उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। यानी कि फ़ायदा जो आपने उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उस चीज़ से नहीं उठा सकते। ठीक है? तो इस तरह ये लेवरेज का लोग फ़ायदा उठाते हैं, सीखने के बाद लेवरेज को यूटिलाइज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? यानी कि जितना आपने अकाउंट में बैलेंस में आपने पैसा डाला है, आपने फ़र्ज़ कर लें $500 से अकाउंट खोला है और आपके ब्रोकर ने आपको 1:1000 का लेवरेज दे दिया है। तो 500 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो ये 5 लाख बनता है। तो 5 लाख में आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है? बाकी मज़ीद लेवरेज के बारे में हमारा आगे तफसील से पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल लेवरेज का बताना ये था कि ये लेवरेज वाला फ़ायदा जो है ये सिर्फ़ फॉरेक्स मार्केट में है। ठीक है? ये किसी और जगह पे हमें नहीं मिलता, किसी मार्केट में लेवरेज नहीं दिया जाता। ये लेवरेज सिर्फ़ हमें यही देता है, ठीक है? ये फॉरेक्स मार्केट हमें लेवरेज देती है बस। बाकी आता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि मार्केट में जो कभी-कभी ऐसा मौका मिल जाता है, ऐसा चांस मिल जाता है, मार्केट में ट्रेड चल रही होती है रूटीन के हिसाब से और अक्सर बेशतर मार्केट में वोलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है, ट्रेडिंग फास्ट हो जाती है, फिर ट्रेडिंग कभी स्लो होती है, फिर एकदम फास्ट हो जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट में जो रिदम है ना, मार्केट का चलने का रिदम जो है, वो अक्सर बेशतर चेंज होता रहता है। जब ये रिदम चेंज होता है, जब मार्केट का थोड़ा-सा फ्लो फास्ट होता है, तो उसमें ट्रेडिंग करने का मज़ा आता है, उसमें ट्रेड लगाने का मज़ा आता है, उसमें ट्रेड करने का मज़ा इस तरह आता है कि जिसने देखा होता है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड पकड़ रही है, डाउन जा रही है, डाउन में कोई बंदा सेल लगाता है तो उसको फायदा हासिल होता है। इसी तरह अगर मार्केट अप तरफ मूव कर रही है, ब्रेकआउट लेगी, ऊपर की तरफ जा रही है और तेजी आ गई मार्केट के अंदर, तो बंदा उससे फायदा उठा लेता है। तो ये जो वोलेटिलिटी वाला फैक्टर है ना, ये किसी और मार्केट में नहीं मिलता। मार्केट में जब सुबह-सुबह कोई भी मार्केट ओपन होती है तो उसका एक सुबह का रेट मुकर्रर कर दिया जाता है कि आज सोने की कीमतें खरीद ये है बस, चांदी की कीमतें खरीद ये है, ऑयल की कीमतें खरीद फरोख्त ये है। अब सारा दिन उसी मंडी के भाव पे खरीदो फरोख्त होती रहती है। कोई वोलेटिलिटी नहीं है। सुबह जिस टाइम जिस जो रेट निकला है वही रेट चलेगा, जो सब्जी मंडी का रेट निकला है वो मूली गाजर का वही भाव चलता रहेगा। कोई रेट में तेजी कमी बेशी नहीं आएगी। लेकिन इस मार्केट की खासियत ये है, इस मार्केट का ये बेनिफिट है कि दिन में इसमें कई दफा तब्दीली आ जाती है। कई दफा दिन में तब्दीली आ जाती है, तो ब्रोकर जो बैठे होते हैं, ट्रेडर लोग बैठे होते हैं नजर लगा के मार्केट के अंदर, वो इसी वोलेटिलिटी का इंतजार कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूव शार्प मूव आए तो अपना वो ट्रेड को लगाएं। ठीक है? तो ये भी इसका एक बेनिफिट है हमारे पास कि इस मार्केट की वोलेटिलिटी किसी और मार्केट में हमें नहीं मिलती। आगे इसका एक और फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। इसका जो फैक्टर है जो हमें फायदा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। हम अपने अकाउंट को थोड़े अमाउंट से खोल के अगर हम ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से करते हैं तो हम अपने अकाउंट को एक्सपेंड कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों के जरिए। मुख्तलिफ तरीकों से मुराद मेरी ये है कि आप एक ही चीज़ के ऊपर ट्रेड मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों पर ट्रेड एक ही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि मुख्तलिफ तरीकों पर ट्रेड एक तरीके से करना या एक ही चीज़ पे ट्रेड मुख्तलिफ तरीकों से करना। ठीक है? यानी इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक चीज़ है वो आप कभी सेल कर देते हैं, कभी बाय कर लेते हैं, कभी सेल कर देते हैं, कभी बाय कर लेते हैं। तो ये क्या किया आपने, उसी एक चीज़ के ऊपर दो तरीके आज़मा लिए। ठीक है? इसको कहते हैं एक ही चीज़ पे मुख्तलिफ तरीकों से काम करना। यानी चीज़ वही है, गोल्ड है, कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें जो आपने अकाउंट खोला हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा, दूसरी मिसाल जो मैंने दी है कि मुख्तलिफ तरीकों से एक ही चीज़ पे काम करना। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने सिल्वर को कभी बाय कर लिया, कभी गोल्ड को बाय कर लिया, कभी यूरो को बाय कर लिया, करेंसी को बाय कर लिया, कभी नेचुरल गैस को बाय कर लिया। यानी कि स्ट्रेटजी आपने सिर्फ बाय की रखी हुई है, तरीकाकार आपने बाय करने का रखा हुआ है। लेकिन जब मार्केट किसी भी चीज़ में अगर आप करेंसी को देख रहे हैं, आप कहते हैं कि ये करेंसी इस लेवल पे आ जाए, मैंने करनी बाय है मार्केट के अंदर। गोल्ड इस लेवल पे आ जाए, मैंने करना बाय है। सिल्वर इस लेवल पे आ जाए, मैंने करना बाय है। तो ये आपने जो बाय की स्ट्रेटजी रखी है, एक ही स्ट्रेटजी से मुख्तलिफ तरीकों के मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये तरीके से भी लोग अपने अकाउंट को एक्सपेंड करते हैं, अपने अकाउंट को बढ़ाते हैं। और ये सहूलत आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के अंदर मिलती है, किसी और मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर आपको नहीं मिलता, डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती। वहाँ पे जो तरीकाकार है चीज़ का बेचने का, वो जो एक ही तरीकाकार है कि आपने इस मार्केट में अगर ऑयल बेचना है तो इसी तरीके से बेचना है, अगर खरीदना है तो इसी तरीके से खरीदना है। अगर आपने यहाँ पे सोना चांदी बेचना है तो इस तरीके से बेचना है, खरीदना है तो इस तरीके से बेचना है। अगर आपने यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में स्क्रैप बिकता है, गत्ते का जो रेट होता है वो गत्ते का वही रेट होता है, जो कबाड़ का रेट है वही रेट होता है। ठीक है? तो इंटरनेशनली या पाकिस्तान में जिस तरह भी उन्होंने होलसेल रेट रखे होते हैं, आपको उनके बताए हुए तरीकों पे अमल करना पड़ता है। आप अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये फॉरेक्स मार्केट में आपको स्ट्रेटजी होती मिलती है। अच्छा, उसके बाद आप कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें आप मुनाफ़ा भी कमाते हैं, नुकसान भी करते हैं। लेकिन मुनाफ़ा जब कमाते हैं, तो मुनाफ़ा कमाने के साथ-साथ जब उसको आपने विथड्रॉ करना होता है, आपने ट्रांज़ैक्शन करनी होती है, उसको निकलवाना होता है, तो आपके ऊपर बैंक की तरफ से बहुत सारे टैक्सेस लागू हो जाते हैं, बहुत सारी कटौती उसमें हो जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट का बेनिफिट ये है कि आप इसमें जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, आपको कोई बड़ी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती इसकी, उसकी मतलब बड़े पैसे नहीं देने पड़ते। एक स्प्रेड होता है जो आपने ब्रोकर को पे करना होता है। ठीक है? एक स्प्रेड होता है जो ब्रोकर को आपने पे करना होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ इसका जो सबसे मुझे अच्छा बेनिफिट लगता है मार्केट का वो है फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस। आप किसी मार्केट में चले जाएँ, आपको उसकी हिस्ट्री कोई इतनी पुरानी नहीं मिल सकेगी और आप उस मार्केट का आने वाला जो है फ्यूचर उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? कि मार्केट अब आगे कैसे जाने वाली है, किस तरह क्या होने वाला है, पुराने इसके क्या रेट्स हैं, नए रेट्स क्या आ सकते हैं, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ये आपको उस किसी भी मार्केट का आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस मार्केट की ये सहूलत है कि इस मार्केट में जितना भी बैक डेटा होता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जब से ये मार्केट वजूद में आई है, आपको वो तमाम का तमाम डेटा ऑनलाइन मिल जाता है।
आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर आप उसका मोबाइल डाटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं उस डाटा का, और एनालाइज करने के बाद आप आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट का जो बैक हिस्ट्री है मुझे बताती है कि अब मार्केट किस तरफ जाने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, बैक डेटा को देख के उसको एनालाइज करना और आने वाले वक्त के बारे में प्रेडिक्ट करना। तो ये सहूलत सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के अंदर है, बाकी किसी और के अंदर ये सहूलत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एज है इस मार्केट का, ये भी एक बेनिफिट है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक बोर्ड मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की करती जा रही है, तो इस मार्केट के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़ा-सा इंटरफेयर किया है। उसने ऑटोमेटिक बोर्ड बनाए हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो बोर्ड इसलिए बनाए हैं कि इंसान अक्सर अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा पाता, इंसान अपनी साइकोलॉजी पे काबू नहीं पा पाता, तो वो उसको फिर ऑटोमेटिक बोर्ड के जरिए ट्रेडिंग करवाते हैं कि आप इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। तो ये फायदा भी आपको यहाँ पे मिलता है, किसी और जगह पे फॉरेक्स मार्केट के अलावा किसी और मार्केट में ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का फायदा नहीं मिलता। अच्छा, एक पोटेंशियल रिटर्न्स होते हैं, पोटेंशियल रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट्स को। जितना ज़्यादा इसके अंदर रिस्क होता है, उतनी ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल रिटर्न्स यानी कि रिस्क होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, फायदा आपको ज़्यादा मिलता है पोटेंशियल रिटर्न्स वगैरह। ठीक है, अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स का आपको चक्कर उसी लालच में देंगे। तो ये मार्केट आपको ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स देती है अगर आप इसमें रिस्क ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करेगा वो अपनी रिस्क जो है वो उसको मैनेज करके लेगा, तो फिर उसका कामयाबी का जो फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो रिस्क लेगा बगैर रिस्क मैनेजमेंट के तो उसके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये मैंने नोट इसलिए लिखा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग इज टू रिस्की एंड ट्रेडर्स शुड बी कॉशियस एंड वेल इन्फॉर्म्ड फॉर बिफोर मेकिंग देयर ट्रेड्स। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने जो ट्रेडिंग करनी है वो उसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि मैं जो ट्रेड लेने लगा हूँ इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और मेरा पैसा इसमें सारा जा भी सकता है अगर मैंने ज़्यादा रिस्क ले लिया। ठीक है, तो आपने सोच समझ के रिस्क मैनेजमेंट करके वो ट्रेडिंग करनी है। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको पढ़ाई जाएगी इस बेसिस पे, उसके अंदर परेशानी हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट की, कि मार्केट के अंदर आप जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि प्रोवाइड ट्रेडर अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज बिकॉज़ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट। $10 से आप अकाउंट खोल लें, आपको $10 है अकाउंट खोल लें, लाइव मार्केट का हिस्सा बन जाएं। अगर आपको $20 है, $50 है, $100 है, $1000 है, आप $1,00,000 तक, आपको मार्केट पाबंदी नहीं करती कि इतने बड़ा अकाउंट क्यों खोल रहे हो, मैं तो उसको मैनेज नहीं कर सकती या मैं इतना बिजनेस नहीं करवा सकती। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जेब में $50 लगते हैं तो भी अकाउंट खोल सकते हैं, आप जेब में 1,00,000 अल्लाह ताला ने आपको दी है तो आप फिर भी अकाउंट खोल के इसमें ट्रेडिंग करके फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आज के हवाले से हमारा जो है वो इतना ही है, क्योंकि बाकी टॉपिक जो है हमारा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो बाकी टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।